हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग देख रहे हैं ऑलराउंडर DRX। तो हम आज आपको बताएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो है, और ह्यूमन एनाटॉमी HFA के यानी कि ये सेकंड चैप्टर है द सेल कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं आज गाइस। और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए कि कोशिकाएँ क्या हैं, कोशिकाएँ कैसे बनती हैं, कोशिकाएँ क्या होती हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कोशिका के बारे में बात करेंगे गाइस। तो ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए और हम शुरू करते हैं आप कोशिका के बारे में। तो गाइस, हम लेसन को शुरू करने से पहले एक दो बातें आपको और बता देते हैं, क्योंकि हम एक दो इसके जो क्वेश्चन है गाइस, उन क्वेश्चनों को जो है हम बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि हमें अगली बार समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या था हमारा और हम आंसर में क्या ढूंढना चाहते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं चैप्टर जो एक साइड से शुरू करूँगा और इसको क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप एक बार चाहे तो इसको ऑडियो में भी सुन सकते हैं। ठीक है, ऑडियो में बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा गाइस। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ऑलराउंडर DRX में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक दोस्तों तक भेज दीजिए। ठीक है, ताकि तुम्हारे दोस्त भी मेहनत कर सके और पढ़ सके, क्योंकि कभी भी लाइफ में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आने की कोशिश करो, ना कि सेकंड। तो हम शुरू करते हैं अब। तो गाइस, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, एक साफ सुथरे रेखा चित्र की सहायता से एक कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए और चित्र बनाइए, और उसके विभिन्न अवयव यानी कि उसके और जो क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में लिखिए। ठीक है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, मानव कोशिका का एक स्वच्छ रेखांकित, मतलब मानव कोशिका का एक रेखांकित चित्र बनाइए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम। गैस, एक राइबोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है कोशिका के अंदर। उसके बारे में संक्षेप, मतलब उसके अंदर की खूबियाँ, कमियाँ, उसके बारे में वर्णन कीजिए, उनको बताइए, लिखिए। ठीक है, नंबर 3 की बात करें क्वेश्चन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर विभिन्न टिप्पणी लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या कार्य हैं, क्या उसका नुकसान है, क्या उससे फायदा है, यही सब उसके बारे में लिखना है। नंबर 4 क्वेश्चन जो है, सामान्य कोशिका का नामांकन चित्र करिए। सामान्य कोशिका जो होती है, ठीक है, उसका चित्र बनाइए, उसके बारे में बताइए कि उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या नहीं है। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन है, माइक्रोसोम्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। माइक्रोसोम्स होते हैं जो गाइस, माइक्रोसोम्स, उनके कार्य क्या होते हैं, क्या उनके नुकसान होते हैं, क्या नहीं होते, उनके बारे में पढ़ लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है गाइस, और छठा क्वेश्चन जो है हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों का वर्णन कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस क्या कार्य करता है, क्यों कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, किस लिए कार्य करता है, ये सब पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, नंबर 7 की बात करें क्वेश्चन की, तो माइक्रोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि माइक्रोसोम जो है उनके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक बताइए, उनके बारे में लिखिए, उनके बारे में सीख लीजिए एक बार बहुत अच्छे से, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। ठीक है गाइस, तो अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो हमारा चैप्टर जो है द सेल यानी कि कोशिका कहता हूँ मैं, एक बार आपको प्योर हिंदी भाषा में बता देता हूँ। ठीक है, कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। शरीर रचना के भाग, जो शरीर की रचना होती है उसमें जो भाग होता है वो कोशिकाएं होती हैं सब, क्योंकि जो शरीर है कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, शरीर रचना में भाग लेने वाले शरीर के सबसे छोटे भाग को सेल यानी कि कोशिका कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार शरीर की भव्य इमारत का निर्माण करने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि भव्य बड़ी इमारत को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार शरीर में बॉडी को बनाने के लिए सेल की जरूरत पड़ती है। और यह एक तंतुओं से बना होता है। ठीक है, उसकी इकाई यूनिट माना जाता है। कोशिका शरीर रचना की एक इकाई है, ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक अभी आप कोई महल है, उसको बनाएंगे किससे, ईंटें लगेंगी भाई। तो जो ईंट उसमें जो है, एक ईंट क्या हो गई, एक इकाई हो गई उसकी। ठीक है, क्योंकि अगर ईंट नहीं है तो महल नहीं बन सकता, चाहे जितना बालू पत्थर कुछ भी लगा लो, लेकिन अगर ईंट नहीं है उसमें, जो उसको मजबूती देने के लायक होता है, वो नहीं है तो नहीं बनने की भव्य इमारत। ठीक है, समझ के। तो ऐसे शरीर है, अगर इसके अंदर सेल नहीं होगी तो सिर्फ ढांचा होगा, और ढांचा भी बस ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है गाइस, मानव शरीर में कई अरब कोशिकाएं होती हैं। कुछ जीवों में संपूर्ण शरीर
केवल एक कोशिका का ही बना होता है, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया, ये जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, ठीक है। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक सामान्य कोशिका सामान्य रूप से दोहरी कला से, ठीक है, दोहरी कला से घिरे हुए जीव द्रव्य का एक पिंड है, ठीक है गाइस। जीव द्रव्य का क्या है कि पिंड है। जीव द्रव्य की जीवन के आधार पर कोशिका को जीवन की सूक्ष्मतम और मूलभूत जीवित इकाई माना जाता है, समझे, ये एक जीवित इकाई माना जाता है। अब मैं बता देता हूँ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द सेल, कोशिका के अवयव क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जिन्हें कहते हैं, ठीक है। जैसे एक सेल वेल होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा सेल वॉल जो होता है ना, कोशिका के जो कोशिका होता है, मैं बताता चलूँगा, धीरे धीरे सुनते रहो। यह सेल वॉल जो होता है ना, यह कोशिका की बाहरी परत हो, जैसे कोशिका है तो सेल वॉल किसी भी चीज़ के बाहरी तरफ वॉल्व लगाते हैं ना, ताकि किसी को लीकेज वगैरह, वो वाला वॉल नहीं होता, इसमें दूसरा वॉल होता है, ठीक, मैं बता देता हूँ। यह कोशिका की बाहरी सतह या दीवार होती है, यह पतली तथा मुलायम झिल्ली के रूप में होती है। कोशिका भित्ति एक, ठीक है, कोशिका भित्ति एक त्रिस्तरीय संरचना है जिसका निर्माण मुख्य रूप से वसा यानी कि फैट व प्रोटीन से होता है, अतः इसमें अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं यानी कि विद्यमान होते हैं। इसकी मोटाई लगभग 70 ए होती है, ठीक है गैस। ऐसे कोई खास नहीं है, बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ देख रहे हो आप लोग गैस, वो हिंदी मीडियम है, नॉट इंग्लिश फॉर यूज, ओनली हिंदी यूज, ठीक है। मैं हिंदी में ही बताऊँगा, एक दो वर्ड इंग्लिश में तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भाई हिंदी से पढ़ाई करी तो अच्छा खासा पास हो गया था। बस अगर आप मेहनत लगा के पढ़ोगे तो अच्छे से पास हो जाओगे। अगर मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, अगर तुमने इसको ध्यान से सुन लिया, 4 बार सुन लो, मैं 5 बार सुन लो, लास्ट है 5 बार का वादा करता हूँ, तुम्हें पूरी किताबें याद हो जाएंगी भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोशिका की संरचना कैसी होती, मैं एक बार वीडियो दिखा देता हूँ आपको, और देख लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं गाइस, साफ साफ आ रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। अब हम दूसरे केंद्र बताते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में सोचिए आप, कोशिका के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। कोशिका के अंदर मध्य भाग, कोशिका के अंदर जो मध्य भाग या किनारे की ओर एक गोल आकृति की रचना होती है, गोल आकृति होती है, एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। यह एक रंगहीन द्रव्य होता है, ठीक है, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है, और एक द्रव्य यानी कि फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है, यानी कि इसके ऊपर एक पतली झिल्ली लगी हुई होती है, जिसको केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियो मेम्ब्रेन कहते हैं, समझ गए। उपकेंद्रक का नाम सुना होगा, यानी कि न्यूक्लियस, क्या समझे, न्यूक्लियोकोकस, न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला यह एक छलने नुमा सूत्राकार संरचना होती है। उपकेंद्रक के चारों ओर संश्लेषण उपकेंद्रक, ठीक है, पर ही संपन्न होता है। इसमें क्रोमोटिन पाया जाता है, क्रोमोटिन भी देख लीजिए एक बार। केंद्रक, जो केंद्रक होता है, केंद्रक में उपस्थित यह एक धागे नुमा संरचना होती है, जैसे धागा हो तो बिल्कुल पतला सा वैसे संरचना होती है, ठीक है। यह डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये भी याद रखना, डीएनए का फुल फॉर्म ये होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, वो हिंदी में अम्ल होगा, एसिड इंग्लिश में होगा, ठीक है। कोशिका की आनुवांशिक सूचनाएं इन्हीं क्रोमोटिन धागों में स्थित होती हैं। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमोटिन, ठीक है, यही क्रोमोटिन धागे संघनित
ठीक है, होता है। क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जीवधारियों की प्रत्येक प्रजाति में इन क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण, मनुष्य में इन क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 23 जोड़ी होती है। समझ गए? अगर आपसे कोई क्वेश्चन इसमें ये निकल के आ रहा है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी। जिस इंसान में क्रोमोसोम 23 नहीं होते हैं वो अब नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल इंसान नहीं होता है। समझ गए? कुछ ना कुछ, जिसमें 22 होंगे उसके अंदर कुछ कमी होगी, जिसमें 23 हैं वो फिट है, और जिसके अंदर 24 है उसमें भी कुछ कमी होती है। ठीक है गाइस? कोशिका द्रव्य। सो गाइस, आप साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यह जीव द्रव्य का एक वह भाग है जो जीव कला तथा केंद्र के साथ मध्य में भरा रहता है। मतलब यह, अगर इसको सही से हम डिफाइन करें, यह जीव द्रव्य वह भाग होता है जो जीव कला तथा केंद्र के मध्य में भरा रहता है तथा अर्ध तरल यानी कि सेमी सॉलिड, अगर सेमी लिक्विड की बात करें, सेमी सॉलिड नहीं, सेमी लिक्विड, ठीक है, क्योंकि अर्ध तरल को कहते हैं सेमी लिक्विड, ठीक है, होता है। यह पारदर्शक यानी कि पारदर्शक, इसको इसके इधर से उधर देखा जा सकता है, पारदर्शक होता है। ठीक है, रंगहीन जेली के समान पदार्थ होता है यह, ठीक है, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें कार्बोज, लवण, शर्करा तथा कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, जिसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसके अकार्बनिक लवण, ठीक है, नाइट्रेट और सल्फेट आदि होते हैं। ठीक है गाइस? और अगर हम बात करें इसमें नंबर फर्स्ट पे, ठीक है, तो इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह होता है। अगर इसकी बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में बहुतायत पाए जाते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य में बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, यह 2 झिल्लियों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसके बीच में रिक्त स्थान भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, रवेदार सतह युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ग्रेनुलर और राइट सरफेस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पर रिबोसोम्स यानी कि रिबोसोम्स स्थित होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण संपन्न होता है, जिससे कि प्रोटीन का संश्लेषण संपन्न होता है। और नंबर 2 पे आते हैं चिकने सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेनुलर और स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसको दोबारा सुनोगे बढ़िया से तो समझ आ जाएगा तुम्हें। इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। यह फैटी एसिड तथा स्टेरॉयड का संश्लेषण संपन्न होता है। यहीं पर कैल्शियम का, ठीक है, भंडारण होता है या भंडारण किया जाता है। यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार इन्हें स्रावित करते रहते हैं या इन्हें स्रावित कर दिया जाता है। नंबर बी में अगर बताएं हम तो गाल्जी का एपरेटस, क्या समझे, गाल्जी एपरेटस, ठीक है, गाल्जी एपरेटस वह होते हैं। यह एक प्रकार कफ के आकार की संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर अनेक थैलियाँ पाई जाती हैं। और बात करते हैं इसकी, गाल्जी एपरेटस केंद्रक तथा कोशिका के शीर्ष के बीच स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन के समान स्रावित होने वाला पदार्थ भंडारण करना तथा उसको श्रवण करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको गाल्जी काय दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है गाइस, गाल्जी काय का चित्र दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं जैसा कि है। ये गाइस गाल्जी काय आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है गाइस, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह एक गोलाकार छड़ के आकार के आकार अथवा नाव की आकृति के होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या एक कोशिका में 1.5 लाख के करीब होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, एक मतलब जो छोटी कोशिका जो कि हम सही से नहीं देख पाते, उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है 1.5 लाख होती है, यानी कि कितने छोटे होते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है गाइस, 1.5 लाख के करीब होती है। ठीक है, यह 2 परतों यानी कि 2 लेयर्स मेम्ब्रेन से निर्मित होता है। अगर लेयर का नाम बात करूं तो गाइस मैं बता देता हूँ। बाह्य परत जो चिकनी होती है, आंतरिक परत जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक, क्रिस्टी दूसरी जो होती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है,
दोनों परतों यानी कि दोनों लेयर्स के बीच एक केंद्रीय गुहा बन जाती है। इसमें सघन एवं कणिका युक्त जलीय पदार्थ भरा रहता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह लगभग 60 एम मोटी एवं वसा प्रोटीन यानी कि लिपोप्रोटीन द्वारा निर्मित, ठीक है, निर्मित बाहरी एवं आंतरिक झिल्लियों द्वारा घिरी होती है गाइस। ठीक है, बाहरी झिल्ली चिकनी व सपाट होती है, जबकि आंतरिक परत छोटी छोटी नलिकाओं में बटी होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण फास्फोलिपिड एवं रिबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा यानी कि RNA द्वारा होता है। ठीक है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एक बार आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो है, ये जो देख रहे हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने चित्र बना लीजिए गाइस। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने जो आपको बता दिया बस वही बस याद करना, और कुछ खास को याद नहीं करना है। ठीक है गाइस, आंतरिक झिल्ली एवं क्रिस्टी की सतह पर बहुत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन्हें एफ कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये टेनिस के रैकेट के आकार के होते हैं, टेनिस के रैकेट के आकार के होते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई 17 एम होती है तथा 100 ए तक होती है। जब भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन एंजाइम के संपर्क में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण होता है। यह ATP यानी कि ऊर्जा, ATP एक ऊर्जा होती है। ठीक है, कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अनेक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, कोशिका के लिए ऊर्जा का भंडारण होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा सेव होती है। उसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा को समेट के रखता है अपने अंदर, और यह ऊर्जा का ही कार्य करता है, ऊर्जा का भंडारण। ठीक है, नंबर डी की बात करें, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है यह भी कोशिका के अंदर, ये लगभग गोल थैले जैसी संरचना होती है, जिसके चारों एक परत झिल्ली पाई जाती है। इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, जो इसमें छोटे छोटे दाने टाइप के पाए जाते हैं। इनके पाचक एंजाइम, इनमें जो पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा आदि के बने होते हैं। ये बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। लाइसोसोम बैक्टीरिया तथा कोशिकाओं द्वारा भक्षण किए गए अन्य पदार्थों को नष्ट करने या नष्ट करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ दो कोशिकाओं के बीच, ठीक है, सूक्ष्मांगों का भी पाचन करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसे सूक्ष्मांग आएंगे बाहर से, उनको नष्ट करने में इनका हाथ होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम का नाम सुना होगा शायद। सेंट्रोसोम पता क्या होता है? यह एक लघु दंड के आकार का संरचना होता है, जो केंद्रक के पास स्थित होता है। इसके चारों ओर तारों के आकार के धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रिओल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक साइटोसोम में 2 सेंट्रिओल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। माइक्रोट्यूबल्स ये खोखले सिलेंडर के समान संरचना वाले होते हैं, जिनका व्यास 2 या होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखना होता है। माइक्रोट्यूबल्स का सीलिया यानी कि माइक्रोट्यूबल्स का सीलिया तथा माइटाटिक स्पिंडल के साथ भी विशेष संबंध होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शन ऑफ सेल यानी कि कोशिका के कार्य क्या है गाइस। तो कोशिका के कार्य देखो, पहुंचने तक यार गाइस काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कोशिका का सेल जो है मैं आपको बता दूंगा बहुत ही जल्द। भाग 2 में बताता हूँ यार, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि भाग 2 में ना बताऊँ तो चैप्टर लंबा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं बता ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा 20 से 25 मिनट जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे, है नहीं। इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। कोशिका के प्रमुख कार्य होते हैं, मैं जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि वीडियो जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ठीक नहीं रहता है यार, मेरे को मज़ा नहीं आता ज़्यादा लंबे वीडियो में। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी ख़त्म कर देते। कोशिका के कार्य बता देता हूँ। भक्षण तथा स्वांगीकरण यानी कि डाइजेशन ऑफ असेम्बलेशन। ठीक है, असेम्बलेशन अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के उपरांत यानी कि बाद जीव द्रव्य में परिवर्तित
होने की क्रिया का स्वांगीकरण कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाएं अमीनो अम्ल तथा रासायनिक पदार्थ का शरीर, ठीक है, का शरीर स्वांगीकरण करती हैं, जिसमें प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, 2 की बात करें तो वृद्धि तथा मरम्मत का कार्य इनका काम होता है। कोशिका का जो कार्य होता है वृद्धि तथा मरम्मत का कार्य होता है। कोशिकाओं द्वारा जीव द्रव्य संश्लेषित किया जाता है, जिससे कि कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, उसका विकास होता है। जीव द्रव्य द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनः निर्माण तथा उनकी मरम्मत होती है, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत भी होती है, उनका निर्माण भी होता है। ठीक है, नंबर 3 की बात करें तो श्वसन। वायुमंडल में शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का विनिमय यानी कि चंजस होता रहता है। ठीक है, इसमें अंतः श्वसन तथा निश्वसन में समस्त यानी कि समावेश होता है। अतः श्वसन के अंतर्गत फेफड़ों में ऑक्सीजन के रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है रक्त के माध्यम से ऊतकों तक ऑक्सीजन जाती है गाइस इसमें। ठीक है, तथा निश्वसन में CO2 तथा अन्य उत्सर्जी यानी कि कुछ पदार्थ जो हैं कोशिका से बाहर किए जाते हैं। ठीक है, और बात करें हम उत्सर्जन की तो गाइस उत्सर्जन के बारे में बताएं एक्सट्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सट्रेशन। ठीक है, शरीर में वेस्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्ट मैटर होते हैं उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उपापचय की अनेक क्रियाओं के दौरान निर्मित उत्सर्जी पदार्थ माध्यम से फेफड़ों तथा गुर्दों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां से ये पदार्थ CO2 तथा मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है गाइस, बाह्य वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। बाह्य वातावरण बाहरी वातावरण के प्रति क्या संवेदनशीलता है। ठीक है गाइस, उसको देखते हैं। कोशिकाओं में भौतिक, रासायनिक, ऊष्मा, विद्युत, यांत्रिक संवेदनाओं के प्रति तथा अन्य संवेदनाओं के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। ये देखते संवेदनशीलता पाई जाती है, ये सब देखना पड़ता है। तथा ये, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार आपको ढाल लेती हैं। प्रजनन क्या होता है समय इसके बारे में बता देते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, केंद्रक का प्रजनन मुख्य रोल होता है इसमें। कोशिका विभाजन में कोशिका का केंद्रक लंबा हो जाता है। इसके उपरांत मतलब इसके बाद जो है उपरांत कोशिका विभाजन होकर के एक ही कोशिका में 2 केंद्रक बना देता है। ठीक है, इसके बाद दोनों केंद्रकों के बीच कोशिका द्रव्य का विस्तारण या विभाजन होकर के 2 स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें अपना अपना केंद्रक होता है। ठीक है, यह संतति, ठीक है, कोशिका आकार लेकर के और एक पूर्ण आकार की हो जाती हैं, तब विभाजित होकर कुल 4 कोशिकाएं बना लेती हैं या बना देती हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको और बता देता हूँ इसमें जो है उसका विभाजन ऐसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कोशिका विभाजन आप कर लीजिए आराम से, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और मैं बता देता हूँ अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। मियोसिस जो एक प्रकार का विभाजन मानव रहित एवं उच्च प्राणियों में संपन्न होता है। इसमें पुरुष द्वारा निर्मित शुक्राणु स्पर्म का स्त्री द्वारा निर्मित अंडाणु के साथ निषेचित यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का ऑक्सेम यानी कि गैमिट, ठीक है, गैमिट कहते हैं जब इनका मिक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार पुरुष तथा स्त्री गैमेट मिलकर एक युग्मक जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें संपूर्ण गुणसूत्र होते हैं यानी कि पूरे 23 गुणसूत्र होते हैं। इसमें पूरे 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि इस जाइगोट का कोशिका विभाजन माइटोसिस द्वारा होता है, जिसमें एक भ्रूण एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एक भ्रूण बनता है इसमें बस, और इसमें कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, मिटोसिस में बताता हूँ। तो इस प्रकार की कोशिका विभाजन में प्रत्येक संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल के केंद्रक में जीन्स यानी कि जीन्स के समान वितरण के साथ गुणसूत्रों की संख्या पित्त कोशिका यानी कि कोरक सेल के समान होती है। इस क्रिया के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज,
टेलोफेज, टेलोफेज। अगर प्रोफेज की बात करें, पूर्वावस्था में सेंट्रोसोम 2 भागों में टूट जाता है तथा सेंट्रोसोम विपरीत दिशा में चल करके केंद्र यानी न्यूक्लियर के दोनों सिरों पर ध्रुवों यानी कि पोल्स का निर्माण करता है। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो चुका गाइस। मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज, मेटाफेज में केंद्र कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विकसित हो जाती है। ठीक है, और क्रोमोसोम कोशिका के मध्य आकाश सेंट्रोसोम से तनुमय संरचनाओं द्वारा जुड़ जाता है। पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, इसमें क्रोमोसोम 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं। क्रोमोसोम टूटने के बाद सेंट्रोसोम के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, इसमें क्रोमोसोम 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं। क्रोमोसोम टूटने के बाद सेंट्रोसोम के आकार में एकत्रित, तो ठीक हो गया। अंतिम अवस्था यानी कि टेलोफेज में कोशिका जो होती है सक्रिय हो जाती है, जिसके विभाजन में आसानी हो जाती है। इस अवस्था में क्रोमोसोम लुप्त हो जाते हैं तथा केंद्र कला न्यूक्लियर पुनर्गत प्रकट हो जाता है। ठीक है, टेलोफेज की कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तत्पश्चात संतुष्टि कोशिकाओं यानी कि डॉटर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, जो पुनः सूत्री विभाजन यानी मिटोसिस द्वारा विभाजित होकर रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं। ठीक है गाइस, इसमें क्रोमोसोम 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके विखंडन या विभाजन से निर्मित संतति कोशिका में पुनः 46 क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपचय की बात करें यानी कि मेटाबॉलिज्म, प्रत्येक कोशिका में संपादित इस क्रिया को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कीटाबॉलिज्म। ठीक है, मगर एनाबॉलिज्म की बात करें, इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का उपयोग करके कोशिकाएं अपनी वृद्धि कर टूट फूट की मरम्मत कार्य करती हैं। ठीक है, कीटाबॉलिज्म की बात करें तो इस क्रिया में कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को विखंडन करके अब ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न जैव क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। लिंग निर्धारण यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बता देता हूँ एक बार। माता एवं पिता के गुणसूत्रों का एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। यही शिशु का लिंग निर्धारित करता है। पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम को XY व स्त्रियों में क्रोमोसोम को XX कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में एक गुणसूत्र से बालक के लिंग का निर्धारण होता है। यदि शिशु माता से X गुणसूत्र और पिता के Y गुणसूत्र से परखता है यानी करता है तो लड़का यानी कि XY तो लड़का पैदा होगा, और यदि शिशु माता से X में मिलता है तो गुणसूत्र से पिता भी X में अगर जाता है तो गुणसूत्र से लड़की यानी कि XX होगा तो लड़की होगी, XY होगा तो लड़का होगा। ठीक है कैसे, और कुछ नहीं था इसमें। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।